गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी में देखेंगे हम बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जो नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक नया संगठन खड़ा कर दिया था और इन तीनों की सेनाओं का अंग्रेजी सेना से बक्सर में युद्ध हुआ। लेकिन पुनः अंग्रेज विजयी हुए और मीर कासिम को पुनः क्या करना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागना पड़ गया। मीर कासिम अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है वहां से। अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और उस काल में अवध एक शक्तिशाली राज्य था, परंतु मीर कासिम के साथ हुए युद्ध ने अंग्रेजों को अवध पर अधिकार दिला दिया। इस प्रकार अंग्रेजों के पैर भारत में जम गए। बक्सर युद्ध की समाप्ति मुगल बादशाह शाह आलम और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद संधि के अनुसार हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में एक संधि हुई। इसके बीच में मुगल बादशाह शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में, जिसे इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है। अब आता है बक्सर के युद्ध के परिणाम। इस युद्ध में विजय अंग्रेजों की हुई, अतः उन्होंने मुगल शासक को संधि के लिए मजबूर कर दिया और इस संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। क्या शर्तें थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी एवं भू राजस्व वसूली के अधिकार देना। ठीक है, अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, वहां से वो राजस्व इकट्ठे कर सकते थे। मुगल शासक की पेंशन 26 लाख रुपए का निर्धारण कंपनी द्वारा करना, बदले में इलाहाबाद के जिले अवध से स्थानांतरित करके बादशाह को देना। ठीक है, 26 लाख की पेंशन तय की गई उसकी, और अवध का शेष भाग पुनः नवाब सिराजुद्दौला को सौंपना। अवध का जो शेष भाग था, बचा हुआ भाग था, वो नवाब सिराजुद्दौला को सौंप दिया गया। कंपनी द्वारा नवाब से युद्ध का हर्जाना लिया जाना। ठीक है, नवाब ने युद्ध किया था उनके खिलाफ, इसलिए उनसे हर्जाना लिया गया, कंपनी ने उससे हर्जाना लिया। किसी भी युद्ध के समय नवाब का पारस्परिक सहयोग करना। अगर कोई भी युद्ध होगा किसी भी टाइम पे, तो वो क्या करेंगे, नवाब की हेल्प करेंगे। बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण शासन एवं नवाबों की पेंशन का निर्धारण करना। और बंगाल पर क्या हुआ, पूर्ण शासन हो गया अंग्रेजों का, और नवाबों की पेंशन भी वही निर्धारित करेंगे। अब समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए, परंतु वे लोग भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बनाने में सफल हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा समय समय पर क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष करते रहे लोग, लेकिन परंतु वह भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य फिर भी नहीं बना पाए। यूरोपीय व्यापार को भारतीय प्रोत्साहन। भूमि कर की समाप्ति के कारण वस्तुओं के दामों में कमी। व्यापार में अपनी मनमानी की छूट, सस्ते दामों की खरीद और मुंह मांगी कीमत वसूल करना। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा कि भूमि कर समाप्त हो गया था, इसलिए वस्तुओं के दामों में दाम कम हो गए थे और मनमानी से वो छूट करते थे, दामों की खरीद की मुंह मांगी कीमत मांगते थे। प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों पर राजाओं द्वारा प्रतिबंध। ठीक है, जो उसके प्रतिद्वंदी होते थे, उसका मुकाबला करने वाले होते थे, वो राजाओं पर पहले ही प्रतिबंध लगा देते थे। बंदरगाहों के समीप व्यापारिक केंद्र व किले बनाने की छूट। जितने भी बंदरगाह है उसके पास वो लोग अपने व्यापारिक केंद्र और किले बना सकते थे। विभिन्न उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी को उपहार में देना पड़ता था। ठीक है, जितना भी उत्पादन होता था और उत्पादक क्षेत्रों को क्या करना पड़ता था, उसके बदले कितना तय होता था कि इतना उपहार वो कंपनी को देंगे उसके बदले। समुद्री क्षेत्र में ब्रिटेन को अपना अधिकार स्थापित करने देना, और जो समुद्री क्षेत्र था उस पर भी ब्रिटेन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और भारतीयों ने करने दिया था। कंपनी को बड़ी बड़ी रियासतें बेचना अथवा उपहार में देना।
ठीक है। अभी क्या कर रहे थे, जो भारतीय राजा थे खुश होकर इस कंपनी को बड़ी बड़ी रियासतें इनाम में दे देते थे, उपहार देते थे। कंपनी की सेना को अपने हितों के लिए प्रयोग करना एवं अपनी आपसी फूट को सार्वजनिक करना, और कंपनी की जो सेना थी उसे अपने कामों के लिए उपयोग में कर लेते थे और उनको दिखा देते थे कि हम लोगों में आपसी फूट है, उसका फायदा वो अंग्रेज उठा रहे थे। अंततः परिणाम इन संधियों और नीतियों को आधार बनाकर अंग्रेज बड़ी चालाकी से विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा जमा कर अपने साम्राज्य में मिलाते रहे। शीघ्र ही वे इस स्थिति पर पहुंच गए कि स्थानीय शासकों और नवाबों को हटाकर मनचाहा शासक नियुक्त करने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने अब उनको बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने क्या करा, बहुत से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। उनकी जो भारतीयों की नीतियां जो थी या संधियां जो थी उसके आधार पर, और शीघ्र ही शासकों नवाबों को हटाकर किसी भी शासक को हटा देते थे और उसकी जगह अपना मनचाहा शासक नियुक्त कर देते थे। अतः वह उन्होंने बल प्रयोग द्वारा विभिन्न प्रांतों पर विजय प्राप्त करनी आरंभ कर दी और बहुत से प्रांतों को तो उन्होंने जीत लिया। ये लोग फूट डालकर शासन करने की नीति पर चले और सफल होते गए। और इनकी जो अंग्रेजों की जो नीति थी वो क्या थी, फूट डालो, इन्हें आपस में लड़वा देते थे भारतीयों को और आप सफलता हासिल करते थे। कंपनी की संधि और शर्तों के अनुसार भी राज्य के खजाने खाली होकर इनके कोष में जाने लगे। ठीक है, अब कोई ना कोई शर्तें मानने लग जाते थे। कंपनी की जो संधि होती थी उसके अनुसार जो शर्तें रखी जाती थी उसमें काफी सारा पैसा वो जो है भारतीयों से ले लेते थे, शासकों से। तो इस तरीके से जो राज्य के खजाने होते थे वो खाली होने लग गए और किसके खजाने में जाने लग गए, कंपनी के खजाने में। इस स्थिति में कोई भी शासक राज्यों ने कई शासकों ने समर्पण कर दिया अथवा उन्हें युद्ध से हरा दिया गया। भारतीय समाज एवं राज्यों के फूट का लाभ उठाकर अंततः अंग्रेजों ने दिल्ली को भी अपने अधीन कर लिया। अब संपूर्ण भारत पर राज्य का सपना देखना उनके लिए असंभव नहीं था और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इनकी आपसी फूट वगैरह का लाभ उठाकर वहां पर अपने पैर पसार लिए और आखिर में वहां पर अपना कब्जा कर लिया। अब उन्होंने दिल्ली पर भी अपना कब्जा कर लिया और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उनके लिए संपूर्ण राज्य पर जो राज करने का सपना था वो पूरा होने लग गया। अब उसमें कोई उनको गुंजाइश नहीं लगती थी कि हम राज नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इससे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।